हम सबका एक सपना होता है, अपना घर। एक ऐसा घर जहां हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकें, जहां हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और जहां हर दिन हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करें। पर आज के समय में इस सपने को हकीकत में बदलना अब उतना आसान नहीं रह गया है। प्रॉपर्टी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, भ्रष्टाचार, बिल्डरों की मनमानी ने इस सपने को मुश्किल में डाल दिया है। क्या आपके लिए भी घर खरीदना अब एक दूर का सपना बन गया है? क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी कड़ी मेहनत और बचत का फल आपको इस तरह से मिलेगा? बिल्डरों की मनमानी, कीमतें और समय पर काम ना करने की आदतें अब कोई नई बात नहीं रह गई है। बावजूद इसके हमारे पास एक संगठन है जिसे रेरा कहा जाता है, जो इस समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या रेरा वाकई अपने काम में सफल हो रहा है? क्या रेरा का असल काम सिर्फ कागजों पर ही रह गया है, या क्या इसने आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी ये बेहद खास पेशकश, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपका आशियाना जो है, सपनों का आशियाना जो है, अब आपकी पहुंच के बाहर होता जा रहा है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे जीवन के सबसे बड़े फैसले में से एक, जी हां, घर खरीदने से जुड़ा हुआ है। ये शो इसीलिए खास है क्योंकि हम आपके साथ जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ सवाल जवाब तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही कई सारे सवाल को उठाएंगे जो अब हर एक घर खरीदार के मन में है। क्या रियल एस्टेट कंपनियां घर खरीदारों को धोखा दे रही हैं? क्या बिल्डर्स अपने मुनाफे के लिए लोगों की मेहनत और बचत का शोषण कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या रेरा जैसे संस्थान का असल काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है और आपके द्वारा जो पैसे कड़ी मेहनत और बचत से जोड़े गए हैं अब कहीं ना कहीं हंसी का कारण बन रहा है? कहीं ना कहीं रेरा और सरकार की नाकामी ने लाखों परिवारों को अपने घर का सपना तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो कई सारे सवाल यहां पर गंभीरता से हम उठाएंगे, क्योंकि आखिरकार क्या रेरा ने हमारे जैसे आम नागरिकों को सिर्फ एक भ्रम में डाल दिया है? क्या इससे रियल एस्टेट कंपनियां या बिल्डरों को कोई फायदा हो रहा है? क्या हम जैसे खरीदार हमेशा इसी जाल में फंसते रह जाएंगे? सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों को पैनलिस्टों के सामने भी रखेंगे आपके स्क्रीन पे। हालांकि कुछ बड़े सवाल पहले हम फ्लैश किए करते हैं। क्या मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर खरीदना अब सिर्फ एक सपना बन के रह गया है? क्या रेरा के होने का मतलब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? क्या घरों की कीमतों में कोई कैपिंग लगनी चाहिए? घरों की बेतहाशा बढ़ती कीमतें क्या सरकार या रेरा की इजाजत से बढ़ती हैं? किस बिना पर हम देख रहे हैं बिल्डर्स जो हैं घरों के दाम बढ़ा रहे हैं? जिनसे सवाल पूछे जाएंगे वो सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय पद्मनाभम बाचा मेरे साथ हैं, यहाँ पर कर्नाटका होम बायर फोरम से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं आनंद मूर्ति, को फाउंडर सीबीओ कैपिटल मार्केट सर्विसेज स्क्वायर यार्ड्स, और साथ ही है मेरे साथ एडवोकेट प्रशांत गुप्ता, यहाँ पर वी आर गुप्ता एसोसिएट्स एडवोकेट्स हाई कोर्ट, और मिस्टर विनय त्यागराजा जो कि ट्रेजरर है नरेटको कर्नाटका से। आप सभी का स्वागत है मेरी इस बेहद खास पेशकश में। विनय जी, आपके पास आती हूँ सबसे पहले, क्योंकि देखिए रेरा के कार्य पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है। कई बार रेरा पर सवाल उठे हैं। बतौर संगठन बायर्स के लिए सामने आने को लेकर रेरा की जो भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी हमेशा से पाई गई है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो सीधा कीमतों को लेकर उठ रहा है। घरों की कीमतें जो है दुगनी करके जो बिल्डर्स और रियल एस्टेट प्लेयर्स बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं रेरा पर सवाल उठ रहा है कि क्या उनको पूछताछ नहीं करनी चाहिए? धड़ल्ले से, मनमानी से जो है कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर मिस्टर विनय? Thank you, Kavita, for inviting me. A few things we should understand about RERA. I'll just give you about 30 seconds, 45 seconds about RERA and also a journey of RERA. We all know that RERA implemented from 2017 and we had a COVID impact in 2021. 17 to 2020, about 3 years of RERA.
And these 3 years is RERA is a new to everybody, including to the government, including to the home buyer, including to the builders and the bankers, everybody. People trying to understand in these 3 years of the RERA while implementation, then the COVID hit for 2 years. So 3 years of a learning and 2 years of the COVID. So 5 years is gone. So 2021, post 2021, 22 के बाद में the industry started realizing and started understanding the impact of it, not only by the builders, even by the buyers also. Audit Act and what is the benefit of it, why we should choose only the RERA registered projects and also the comply with and follow the RERA rules and regulation. Even the RERA authorities are also as new as to you and to me and also to the home buyers. So effectively, I can say that RERA started functioning in past 3-4 years post-COVID. So it is so happened the post-COVID, the prices of the real estate has been increased at least about 40 to 50%, depends on the supply and demand. The 40 to 50% not only with respect to the real estate, probably the average inflation itself about 6 to 7%. 5 years take about 35 to 40% of the inflation, which is by default. But real estate would have been gone up by little more by then, because always real estate works in the supply and demand in a better, more and more aspects of it. Number two, as the entire world is looking at India as a destination for the investment as well as the business doing, by virtue of that, obviously the real estate is the first factor that everybody will look at that. That is the second aspect of it. Third aspect of it, I would like to mention that builders are the builders. They are not owning the land at all point of time. Whenever they want a project, possibly they look at the land parcels, and land parcels always be with the land owners. So the moment the price of the real estate increase, obviously the landowners also started increasing the price of the land and also started looking at more and more price for the land. जी विनय सर, ये इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से हर घर खरीदार को समझ में आती है, लेकिन आपने जो पहली बात कही ना विनय सर, मैं उस पर अटक गई हूं। प्रशांत, आप बेहतर समझाएंगे यहाँ पर। 2017 में ये फोर्स में आ गया था, लेकिन विनय सर बोल रहे हैं कि इसका असली एक्शन हमें 21 के बाद देखा हम लोगों ने। तो कहीं ना कहीं कितना फिसड्डी है रेरा, ये इस बात से साबित होता है कि 2017 से लागू हुआ और एक्शन में 2021 में आया, अपने आप में इतनी ढिलाई है। तो मतलब कोविड का इंतजार हो रहा था, है ना, कि रेरा जो है फुल फोर्स में आएगा, एक महामारी होगी, महामारी के बाद जो है लोग घर खरीदने के लिए निकलेंगे और उसके बाद अचानक से हम देखेंगे रियल एस्टेट बूस्ट होगा। ये तो अपने आप में नाकामी है। प्रशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कविता जी टू इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एंड कुछ हद तक मैं विनय जी से सहमत भी हूँ। देखिए क्या है कि जब रेरा आया 2017 में रेरा आया, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये बहुत कुछ इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन जो कुछ भी थे काफी हद तक न्यू थे, नए थे। तो इसके अंदर होता ऐसा है कि नॉर्मली लोग जा रहे थे कंज्यूमर कोर्ट की तरफ या सिटी सिविल कोर्ट की तरफ इस सारे मैटर्स को लेकर के, बट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जब लोगों को नॉलेज बढ़ेगा तो ही इसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं नॉलेज बढ़ेगा उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हो पाएगी। नॉलेज तो हम बायर के लिहाज से समझ रहे हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, क्या उनमें भी नॉलेज नहीं है? आनंद, क्या कहेंगे आप? क्यों आज भी हम इस बात पर ही चर्चा कर रहे हैं कि बिल्डर्स धड़ल्ले से, अगर रेरा के पास कोई नियम कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद भी जो प्राइसिंग सामने आ रही है, मेरे ख्याल से आप सभी ने ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, आप सभी को पता है कि किस तरह से जो है दुगनी तिगनी कीमत जो है वो चार्ज की जा रही है इस नाम पर कि देखिए हम आपको एमिनिटीज दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मिडिल क्लास के तो बाहर हो गया ना घर खरीदना अभी, और ये सब तब हो रहा है जब रेरा है, और रेरा खुद कह रहा है कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपके हितों के लिए यहां पर है। तो जानकारी खरीदार के पास नहीं हो, मैं मान सकती हूं एक बार, क्योंकि रेरा ने अपना कोई प्रचार नहीं किया है, वो खुद सामने से आके नहीं बोल रहा है कि मैं कानून हूं यहां पर। हम जैसे लोग ही ये प्लेटफॉर्म पे ऐसे शोज लेकर आते हैं जहां पर ये चर्चा होती है, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर्स को तो ये बात समझनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को बात समझनी चाहिए और अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। सी मैडम, जो प्राइसिंग का जो एस्पेक्ट है, सी दो एस्पेक्ट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। एक एस्पेक्ट है कि प्राइस और वो कितना बढ़ रहा है, क्या वो महंगी होती जा रही है और कितने साल में महंगा हुआ है चीजें।
और दूसरा एस्पेक्ट है कि रेरा किस तरह से फंक्शन कर रहा है। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल रेरा का जो प्राइसिंग को लेके बहुत ज्यादा व्यू नहीं होता है। रेरा इसलिए आया था कि वो कस्टमर को अपने राइट्स का प्रोटेक्शन कर पाए। हैविंग सेड दैट, ये बहुत क्लियर है, 2000 जैसे आपकी बात हुई थी, 2017 से 5 साल नहीं लगते हैं किसी भी अथॉरिटी को समझने के लिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास लोग हैं, इनफैक्ट एक नंबर में रखना चाहूंगा कि 92% पीपल जो इंडिया में घर खरीदते हैं वो सब 1 करोड़ के नीचे खरीदते हैं। यही 5 साल पहले इसका एवरेज था करीबन 60-62 लाख रुपए, 60-65 लाख। सो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो प्राइसिंग होती है हर 5 साल में करीबन 30 से 35%, उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस करीबन 10 से 15% ऊपर है। और 10 से 15% इसलिए भी ऊपर होगा क्योंकि करीबन 6 से 8% तक आपका सीमेंट स्टील का प्राइस बढ़ता है, लेबर कॉस्ट, लैंड का प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सो हाँ, मैं ये मानता हूं कि एक एवरेज नागरिक के लिए घर खरीदना मुश्किल है, बिकॉज आज उस हिसाब से हमारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ती है। सो इट्स बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। आज अगर 15 साल पहले अगर एंट्री जॉब लेवल्स 4 या 5 लाख रुपए पे थे, आज भी एंट्री लेवल जॉब्स पर जो नॉन प्रीमियम इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकलते हैं, करीबन 20 मिलियन, जहां तक मुझे मालूम है 20 मिलियन फ्रेशर्स निकलते हैं हर साल। 2 करोड़ लोग जॉब्स में आते हैं हर साल इंडिया में। तो उसमें काफी, सो ये सब आपको साथ में देखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो डेवलपर जो जिस तरह से सप्लाई लेके आते हैं या जिस तरह से बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो एरिया है, आपको ये समझना चाहिए मेरे हिसाब से प्राइस क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपकी एरिया छोटी होती जा रही है। पहले जो 1000 स्क्वायर फीट में जो आपको चीज मिलती थी वो अब 650 या 700 स्क्वायर फीट में मिलती है। सो डेवलपर्स ने भी अपने एक तरीके से एक तरीका निकाल लिया है कि उसको कैसे मैक्सिमाइज करें। अब जब जहां तक रेरा की बात है, मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे बायर्स के बाद कंप्लेन्स अगर आप देखें रेरा में और उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म देखें, और जिस हर स्टेट का आप ले लीजिए, कुछ स्टेट में थोड़ा जल्दी होगा, अदरवाइज एवरेज रिड्रेसल इज ओनली 18 मंथ्स। 12 से 18 महीने में तो आपका नंबर आता है, और उसके बाद कुछ आपके पास में अगर फेवरेबल ऑर्डर भी आता है तो उसको एग्जीक्यूशन करने में भी 24 से 36 महीने लग जाता है। सो आई थिंक प्राइस इज वन फैक्टर एंड रेरा फंक्शनिंग इज अ डिफरेंट फैक्टर। रेरा हैज नथिंग टू डू विद द प्राइसिंग, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बोला कि जो एवरेज जो लोग घर खरीदते हैं, 92% जो लोग घर खरीदते हैं 1 करोड़ का, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी जब तक नहीं आएगी मार्केट में तब तक बहुत मुश्किल होगी। धनंजय, आप तो मेरे ख्याल से कर्नाटका होम बायर फोरम से भी हैं। अब यहाँ पर ये बताइएगा, प्राइसिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर वहीं पर ही आपके साथ धांधली हो रही हो तो आगे तो आप बढ़ेंगे ही नहीं। और मेरे ख्याल से अगर कोई रेगुलेटर है यहाँ पर जो अपने आप को इतना बड़ा बोल रहा है, तो ये सब उनके अधीन हो जाना चाहिए फिर। हाँ, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं धनंजय पद्मनाभाचार्य कर्नाटका होम बायर फोरम से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू कंग्रेचुलेट आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है बिकॉज ऑफ मीडिया, वी आर एबल टू कन्वे अवर मैसेजेस। ऐसा नहीं है कि होम बायर्स को नॉलेज नहीं है। होम बायर्स फोरम हैज बीन सेट अप 4-5 years back with the intention of educating home buyers through media and through social media or whatever, right? So we are trying to educate home buyers about their rights. लेकिन यहाँ पे जो रेगुलेटर जो होता है, सो व्हाट इज द जॉब ऑफ ए रेगुलेटर? रेगुलेटर का काम होता है जो ईज ऑफ बिजनेस जो होता है, जो बिल्डर घर बनाता है एंड लैंड ओनर लैंड देता है, उसका जो ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको हैंड ओवर करो, राइट? गिविंग पोसेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्टेड हाउस along with the land share to the home buyers is what the job of a builder that he is supposed to do. And उसका सिस्टम जो है कौन बनाना पड़ेगा? इस रेरा को, इस सिस्टम को बनाना पड़ेगा। कर्नाटका में आई वांट टू पुट इट ऑन कोर्ट, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रेरा। आज तक एक होम बायर, एक फ्लैट ओनर का नाम लैंड रिकॉर्ड्स में नहीं है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द रेरा विच इज फेल्ड, इट इज द एंटायर ब्यूरोक्रेट्स, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स इवन आफ्टर हैविंग ए रेगुलेटर। अभी रेरा आने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि एक रेगुलेटर आ गया एंड देन वी कैन प्रोटेक्ट अवर लैंड राइट्स। आज तक जो बेंगलोर में जो बीबीएमपी भी जो काम करता है, वहां पे म्यूटेशन ही नहीं होता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो म्यूटेशन हैपनिंग अबाउट द फ्लैट दैट वी परचेज
and the name of the flat owners getting recorded in the land khata, which is land records which is maintained by the municipal administration. Even after 15 years of purchasing a flat, I have my land khata still reflecting the previous landowner name. Then what is the purpose of purchasing a flat without doing a mutation in the revenue records? This is a big scam. I want to quote on this channel that we have registered a complaint with multiple authorities. Even we registered a complaint in Lokayukta, we have registered a complaint in Human Rights Commission, saying that because of the bureaucratic issues and because of the corruption in the system, home buyers' rights are impacted. This is one of the important, biggest scam that's happening in the state of Karnataka, ma'am. I want to quote this, staying with evidences, I can prove it. We have submitted to the Lokayukta and Human Rights Commission about what is the corruption that's happening, which is taking away my fundamental rights of getting a justice. Even though the sale deed says that this person, this flat owner owns a land share of so and so square feet, it doesn't get mutated and reflects in the land kata. This is one of the biggest scams ever exposed in the country of India. So this is one aspect. And the secondary aspect ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले होंगे अलग अलग राज्यों में. प्रशांत बताइएगा, ये कोई नया मामला तो होगा नहीं आपके पास? जी कविता जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नॉलेज और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है. जैसा कि सर ने भी एड्रेस किया है कि इसके अंदर बहुत सारे करप्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन एज अ कंज्यूमर सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ता है कि ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू परचेज अ हाउस इन एनी बाय एनी बिल्डर या किसी अपार्टमेंट को हम परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो हमको ये देखना ही है कि वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है. अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब आपका एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ जॉब वहां पे डन होता है. जिस तरीके से कि लैंड का माफिया है, लैंड करप्शन है, तो इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है तो उसका मतलब ये है कि वो जो लैंड पे, जिस लैंड पे वो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, उसका टाइटल एटलीस्ट क्लियर है और उस लैंड पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है. तो इस तरीके से कुछ अवेयरनेस को लेकर के हम प्रशांत, ये कीमतों का नियंत्रण कैसे नहीं आ सकता रेरा के अंदर? कीमतों का नियंत्रण जो है या कीमतों की कैपिंग जो है, इसको क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि आज का मसला कीमतों का है, बाकी सब आपको रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, वो जानकारी है, लेकिन जो कीमतों को लेकर धांधली हो रही है ना, वो मेन मसला है. उस पर बताइए, वो नियंत्रण कैसे आ सकता है, वो कैपिंग कैसे आ सकती है? कीमतों को लेकर के कविता जी, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक रेडी रेकनर नाम की चीज बनाई हुई है, जिसके नीचे आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते, लेकिन जो ऊपर की प्राइसिंग है उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है. तो कविता जी, उसके अंदर क्या हो जाता है कि बहुत लोगों के ब्लैक मनी, वही तो प्रॉब्लम है विनय सर, वही तो प्रॉब्लम है. ऊपर की कैपिंग नहीं है, इसके कम में नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऊपर नहीं. तो ये बताइएगा विनय सर, क्या कीमतों के किसी नियंत्रण को लेकर हम रेरा में बात कर सकते हैं? क्या उसको लेकर कोई भी प्रावधान है क्या इसमें? No, in the act itself, there is no provision to control the price, selling price by the builder to the end customer. So this is only a regulator. The authority has a regulate in terms of the development of the project and whatever they promise, the promises to be delivered to the customers. And RERA alone cannot do every aspects of the real estate. It also, there is a state government and the central government has to perform various other duties of it, so that RERA can perform effectively. When a simple example, a builder is given 3 years of the time to complete the project. For him to complete, there are various other agencies, minimum 10 to 12 different agencies to cooperate, coordinate and issue the licenses, NOCs and completion certificates. And for your information, most of the projects are struggling to get the completion certificate within the due date, so which end up with having the more time for that. So in terms of the pricing control, RERA doesn't have a right or the obligation both to control the right, but only thing, in case if the builder promises to sell at this price and he cannot ask more price, RERA can direct the builder to collect whatever be the price which is promised. The same amount he cannot collect more than that. What he promised is something which RERA has the power. Beyond that, it doesn't have it. And as I mentioned that it is not the regulator. Regulator doesn't have a power to regulate the pricing mechanism of the RERA in terms of the builders. If so, in case if they wanted to regulate, it has to regulate various things, because land prices are not regulated.
It is not that RERA can क्यों regulate ना it ऐसा, because बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, is the landowner. हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करने पे आए तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। और आनंद, क्या वक्त आ गया है कि रेगुलेटर बतौर रेगुलेटर रेरा को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से कोविड के बाद हमने इस पूरे सेक्टर को बढ़ता हुआ देखा है, लोगों ने घर खरीदना भी जो है वो जारी किया हुआ है, बीच में पॉकेट्स में हम देख रहे हैं कि मिसमैचेस है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट हैविंग सेड दैट, आनंद, क्या वक्त आ गया है कि अब प्राइसिंग को भी रेगुलेट किया जाए, इसका कोई तर्क निकाला जाए, क्योंकि रेरा कुछ कुछ जगह बहुत मजबूत है, कुछ कुछ जगह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये बात भी हम जानते हैं। सभी राज्यों का जो रेरा है वो एक पेज पर तो है नहीं, ठीक है। अब क्या उसको और अतीत दिए जाए, क्या प्राइसिंग को रेगुलेट करने को लेकर कोई यहाँ पे नियम प्रावधान लाए जाए, कोई हल निकाला जाए? कविता जी, टिपिकली क्या होता है जब प्राइस रेगुलेशन की बात आती है तो दो तरह के प्राइस रेगुलेशंस होते हैं कंट्री में। आपने देखा होगा कुछ सेक्टर्स में हुए हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स में है प्रोविजंस, सीबीएसई स्कूल्स में प्रोविजंस हैं। लार्जली व्हेन यू से पब्लिकली यूज्ड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रावधान है, जैसे फॉर एग्जांपल हाईवेज हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, XYZ, जहां पे लार्जर जनरल गुड के लिए है। सी, हाउस इज अ पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और जब भी आप कोई घर खरीदते हैं गवर्नमेंट को उसका एक स्टैंप ड्यूटी चाहिए होता है, बिकॉज स्टेट का मैक्सिमम रेवेन्यूज वहां से आती है। इस वजह से जो प्राइसिंग रेगुलेशन है वो फर्स्ट लेवल पे गवर्नमेंट वैल्यूएशन या रेडी रेकनर प्राइस या गाइडेंस वैल्यू डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में आप उसको इस तरह का नाम दिया जाता है, और उसके बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट हुआ जाती है। उसके बाद जो प्राइसिंग है वर्ल्ड ओवर, सी हम लोग जब वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऐसे यूएई मार्केट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और भी बाकी सब जगह में कर रहे हैं, कहीं पे भी वर्ल्ड ओवर कोई प्राविधान नहीं है जहां पे प्राइसिंग रेगुलेट कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली जो घर होता है वो एक अभी भी रोटी कपड़ा मकान में जो मकान होता है वो भी डिजायरस वैल्यू में होता है। अगर आप ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो 1 BHK में रहता है वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि मैं कब 2 BHK में जाऊंगा, 3 BHK में जाऊंगा। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बहुत सारे बॉम्बे के लोग जो बोरीवली में रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि वो टाउन में जाके रहे। सो प्राइस रेगुलेशन बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ वेरी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रावधान विल बी कमिंग इन द हाउसिंग टू रेगुलेट हाउसिंग प्राइसेस। यस, अफोर्डेबिलिटी वाइज मेरे हिसाब से सेंट्रल और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो जीएसटी, सी आज अगर मैं एक एवरेज होम बायर हूं, जैसे मैं 1 करोड़ खर्च करता हूँ ऑल इंक्लूसिव प्राइस, इफ यू लुक एट द टैक्सेस जो करीबन फर्स्ट होम बायर के लिए कहीं कहीं कंट्रीज में फर्स्ट होम बायर के लिए रिलैक्सेशन है। मैं प्रपोज करूंगा कि अगर वो फर्स्ट होम बायर्स के लिए अगर बेनिफिट करना है तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो 6 या 8% है उसको 1% किया जाए, जो जीएसटी है वो 0 किया जाए, एंड देयर आर मेनी मैकेनिज्म्स टू फिगर आउट वेदर यू आर अ फर्स्ट होम बायर और नॉट, एंड दैट इज हाउ यू शुड बेसिकली लुक एट प्राइसिंग रेगुलेशन। लिटिल फार फेच्ड, मुझे नहीं लगता सरकार पर रह गया है, इम्प्लीमेंट कर पाए। सब कुछ सरकार पर आ गया है। धनंजय जी, आप क्या कहेंगे? Madam, just wanted to highlight, as a RERA regulatory authority, there is a way to take money from the home buyers. For example, there is a way to calculate the selling price. For example, the selling should happen based on the carpet area. I think many of the selling that happens in Karnataka or in few other states in India also, the selling is happening on something called super built up area, which doesn't exist. There is nothing called super built up area in the law books. Probably Prashant ji knows better. Super built up area law book mein nahi hai. It is only the carpet area. Based on the carpet area, the selling has to happen. This is as per the RERA. But majority of the sale deed जो भी हम लोग register कर रहे हैं, it is still continue to be on super built up area, which doesn't exist. So this is basically a regulator which has failed to implement the basic fundamental, the law that brought by the central government, and whose responsibility is this? यहाँ पे जो भी implementation का काम है, RERA has to be dependent on the state government. State जो government जो है उसका काम है RERA को implement करना। each state में अपना खुद का एक mechanism करके बैठे हुए, I call it as 3 Bs: banks, bureaucrats, and builders. All these 3 Bs are combined together to create a corrupt system where the rights of the home buyers are not getting transferred, and they're collecting funds and money based on the super built up area, which doesn't exist. RERA clearly says carpet area से आप पैसा लो,
लेकिन ये लोग कैसा पैसा लेते हैं बेस्ड ऑन द सुपर बिल्डर पे, अब इट डजंट एग्जिस्ट इन द लॉ बुक्स। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफी ग्रे एरिया है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बात केवल यहाँ पे घरों की कीमतों की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर केवल बिल्डरों की मनमानी की नहीं हो रही है, बल्कि जो नियम कानून लागू किए गए रेरा की तरफ से उन पर भी अमल किया जा रहा है या नहीं। मेरे ख्याल से बड़ा सवाल अब तो ये खड़ा होता है। बहरहाल मेरा समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शिरकत की और इस मुद्दे पर बातचीत की, और आज मुझे भी इजाजत दें हमारे इस खास एपिसोड में। नमस्कार।